अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे FECHS के हवाले से, ख़ास तौर पे जो जोन 5 के अंदर ये और भी काफ़ी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ भी हैं और बाकी भी हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पे हम इसको डिस्कस करेंगे। माजी के अंदर भी हमने बेशुमार ऐसे प्रोग्राम किए और उसके अंदर नाज़रीन के सामने हक़ाइक़ रखे और इसके अंदर जो पेचीदगी हैं और ख़ास तौर पे जो मुतासरीन हैं अरसद दराज से उनके मसाइल हैं उनको काफ़ी डिस्कस किया गया। आज हम बात करेंगे FECHS मैनेजमेंट, FIA और कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट को हम डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि जब करप्शन हो रही होती है तो करप्शन को उस वक्त रोका नहीं जाता और जो हमारे इदारे हैं उस वक्त ख्वाबे गफलत की नींद सो रहे होते हैं और जब करप्शन करके लोग वहाँ से पैसा समेट के मुल्क से फ़रार हो जाते हैं तो उसके बाद पीछे जो है ना वो शोर शराबा किया जाता है या जो मौका वारदात है उसके ऊपर पकड़ा नहीं जाता और बाद में उनके पीछे केसेस भी बनाए जाते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ख़ास तौर पे ये कुछ हमारे चेहरे जो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं ये FIA में सबका जो है ना माजी के अंदर भी इनके केसेस चल रहे थे और मौजूदा भी ये इश्तिहारी हैं तकरीबन। इनमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से जो है ना FIA को मतलूब हैं और मुल्क से कुछ काफ़ी जो है वो फ़रार हो चुके हैं, कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, रपोश हैं, लेकिन FIA की जो ऐनक है, जो चश्मा है, उसमें वो दिखाई नहीं देते और ख़ास तौर पे जब वो रेड किया जाता है तो उनकी टीम के अंदर से जो है ना कुछ ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारी टीम आ रही है तो आप राय जो है ना फ़रार अख्तियार करें। इसी के बरक्स जब हम बात करते हैं कुछ ऐसी हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बड़े सही तरीके से काम कर रहे हैं और अपने काम को सदका जारिया समझ के कर रहे हैं और लोगों को डिलीवर भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बल्कि उनको काम करने से रोक दिया जाता है। तो ये जो हमारी जितनी भी जो इन्वेस्टिगेशन की टीमें हैं या जो इससे रिलेटेड जितना भी डिपार्टमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे इस्लाहात की ज़रूरत है। आज हम बात करें FECHS के हवाले से, ख़ास तौर पे जो हमारे साबका सदर चौधरी खालिद साहब हैं जो इस वक्त मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, उनके ऊपर FIA की तरफ से काफ़ी केसेस चल रहे हैं। कोर्ट के अंदर केसेस मौजूद हैं लेकिन वो यहाँ से फ़रार होकर कहीं रुपोश हैं, मुल्क से तो गालबन कहा जा रहा है कि वो फ़रार हो चुके हैं। उसी के साथ साथ मिर्ज़ा इकबाल साहब जो कि बहुत बड़ा एक नाम भी है और जना गार्डन और बाकी भी जो मलिका सोसाइटी हैं वहाँ पे भी वो कारोबार कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर केसेस चल रही हैं, लेकिन वो इस वक्त फ़रार जो है ना वो यहाँ से हो चुके हैं। लेकिन उनके बेशुमार यहाँ पे असासे मौजूद हैं, अरबों रुपए के असासे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जो FIA की ऐनक है उनको वो नज़र नहीं दिखाई दे रहे और जो ही ये केसेस या कुछ इदारों के दरमियान कोई बातचीत, कोई रवाबत, कुछ लेन देन के मामला तय हो जाएंगे तो उसके बाद उनको वापस बुला लिया जाएगा। इसी तरह बाकी भी जो FECHS की सबका मैनेजमेंट है जिसमें मेजर आफ्ताब साहब जो कि साबका सदर हैं और उसी के साथ गुलशेर साहब हैं कि जो कि अभी भी मेरा ख्याल है कि एक सरकारी ओहदे के ऊपर विराजमान है और उन्होंने उनके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं और FIA को मतलूब थे और FIA के जो अंदर उनके केसेस चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि एक गरीब आदमी जब पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बेशुमार केसेस बनाए जाते हैं और उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि जो ताकतवर है, जो अमीर तबका है, उनके ऊपर केसेस होते हुए भी वो सरकारी ओहदों के ऊपर भी विराजमान होते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। और ख़ास तौर पे ये जो FIA है, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या बाकी जितनी सोसाइटी हैं, इसके अंदर जो जितनी भी करप्शन हो रही है इनके सरपरस्ती के अंदर हो रही है और ये जब लोगों को पकड़ दकड़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे लेन देन तय किया जाता है कि आपने किस तरीके से पेमेंट करनी है और कितनी करेंगे, तो हम आपके ऊपर एक फॉर्मेलिटी बनाएंगे और ये 2-3 पेशियों के अंदर आपके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो इदारा है ये बेसिकली बनाया गया था कि इन्वेस्टिगेशन करे क्राइम के ऊपर और उन चीज़ों को देखे जहाँ पे पुलिस की दस्तरस नहीं है। इसके अंदर बड़े एडवांस टूल्स भी हैं और कुछ ऐसी जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि जिससे क्राइम का पता लगाया जा सके और सही मायनों पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन इसकी की जा सके। लेकिन FIA जो कि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आजकल इसका जो है वो सबसे ज़्यादा जो कारोबार है, समझ लें कि जहाँ पे करप्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियों के इर्द गिर्द घूमती है और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं और डिलीवर करना चाहते हैं। उनकी हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर जाके उनके ऊपर उनको थ्रेट किया जाता है, केसेस बनाए जाते हैं और जाली केसेस बना के उनको FIA के
सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। इसके बरअक्स अगर हम देखें कब्ज़ा माफिया और जो ये क्रिमिनल लोग हैं, जब वो चोरी कर रहे होते हैं, जब वो वारदात डाल रहे होते हैं, तो एफआईए की मुकम्मल सपोर्ट उनके साथ होती है और वो उनको कहते हैं कि ये तरीक़ाकार है और ये राय जो है फ़रार इस तरीके से आपने इख्तियार करनी है। तो उसके ऊपर एफआईए जो है वो बाकायदा उनको अपनी कंसल्टेंसी, अपनी छतरी प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे जो डीसी इस्लामाबाद अरफान नवाज़ मेमन साहब हैं, जो कि काफ़ी अरसा दराज से बड़ी मजबूत शख्सियत है। उनके पीछे एक मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कोई हाथ है कि आज तक इतना अरसा होने के बावजूद यहाँ पे लोगों का ये हाल है कि लोगों की जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर हैं, लोग एहतिजाज कर रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, लेकिन उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती और वो उनके पास जब कोई केसेस जाते हैं तो उनको लटकाया जाता है, बस डील की जाती है और पैसे बटोरे जाते हैं। और डीसी साहब की छतरी के नीचे, अगर डीसी साहब बराह रास्त मुलव्वस नहीं है, लेकिन यह है कि उन सोसाइटियों के जो है वो भी उसके अंदर ज़िम्मेदार हैं। ख़ास तौर पे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रार जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार का जो ओहदा है वो डीसी इस्लामाबाद के पास होता है। इसी तरीके से जो कमिश्नर साहब हैं वो भी देखते हैं और सीडीए का भी यही हाल है। ख़ास तौर पे सीडीए भी जब वो लैंड जो है लैंड डेवलपर सोसाइटियाँ बना रहे होते हैं तो उस वक्त उनके साथ मिली भगत करके उनको एनओसी भी दे दी जाती है और वहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाता है। जो ही वहाँ पे लोग बेचारे जो परचेस कर लेते हैं, घर बनाना शुरू करते हैं या बन चुके होते हैं, उसके बाद उनकी एनओसी को सस्पेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये गैर कानूनी है, यहाँ पे वायलेशन हुई है, लेकिन जब बन रही होती है उस वक्त उसको नहीं देखा जाता। तो ये जो जनाह गार्डन FECHS है, इसके अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि यहाँ पे जो अफेक्टी मुतासरीन हैं अरसा दराज से यहाँ पे वो इस तगदो में है कि उनको प्लाट मिल के मुख्तलिफ जो है वो मैनेजमेंट आती गई और उसके बाद नई मैनेजमेंट आई। एक ने दावे किए कि मैं ये कर दूंगा, मैं मुतासरीन को ख़त्म कर दूंगा, 7,000 मुतासरीन को हम 3,000 को प्लाट दे देंगे, 4 को दे देंगे, 5 को दे देंगे। लेकिन हमने ये देखा कि एफिलेशन कि जो कि सबसे बड़ा नसूर है वो इस वक्त है एफिलेशन का। एफिलेशन की मद में वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन की जाती है, क्योंकि जो एफिलेटर होता है उसके ज़िम्मे ये होता है कि उसने हाउसिंग सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसने वो भी मुकम्मल करनी, और जितने भी वाजबात होते हैं जो कि फ़ीस की मद में जहाँ पे लैंड की रजिस्ट्रियाँ वगैरह जिसको आप क्या कहते हैं, बाकी जो सीडीए की जितनी फ़ीस होती है वो भी उसी ने जमा करवानी होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा के देना होता है। लेकिन जनाह गार्डन जो फ़ेज़ 1 है, इसके अंदर तकरीबन जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके मुताबिक तकरीबन 70% जो है वो उससे ज़्यादा एफिलेशन की मद में ज़मीनें इकट्ठी की गई। लेकिन एफिलेटर आज भी दन दना रहा है, उसने ना तो वहाँ पे कोई डिलीवर किया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया। आज भी लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। और दूसरे नंबर पे सोने पे सुहागा ये है कि वहाँ पे जो फाइलें हैं वो 3-3 मरतबा, एक प्लाट को 3 मरतबा सेल किया गया फाइल के नाम नाम पे। जाली फाइलें क्रिएट की गई, मार्केट में उसकी री नंबरिंग होती है, सेल किया जाता है कि जो ज़्यादा पैसा देता है, जो अपने ख़ास लोग हैं उनको प्लाट मिल जाता है, नवाज दिया जाता है। और जो बेचारा आम आदमी है जो इस तगदो में था कि ये चंद पैसों के अंदर जिसने चंद लाख जमा किया कि मुझे एक प्लाट मिल जाएगा, वो 20-20 साल से वो प्लाट लेने से महरूम है। कोर्ट के अंदर केसेस जाते हैं, लेकिन कोर्ट भी बेबस दिखाई देते हैं, मजबूर हैं कोर्ट, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए, वो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट, हाउसिंग सोसाइटी और बाकी भी जितने बड़े बड़े इदारे हैं उनकी जो हाउसिंग सोसाइटियों का हम हाल देखें तो वहाँ पे वो ख़ुद भी बेबस दिखाई देते हैं। ये पाकिस्तान में इस कानून को तब्दील करने की ज़रूरत है, इसके अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। और जो करप्शन करने वाले लोग हैं, जो कि करप्शन कर लेते हैं, उससे असासा जात अगर 20 साल पहले डॉलर का रेट, गोल्ड का रेट अगर आप चेक करें तो वो कहाँ पे था, और आज जब उनको नैब या बाकी जो इदारे हैं वो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं मौजूदा रेट के मुताबिक जो है वो हम नहीं दे सकते। तो जब आपने 8-10 लाख पे किया था उसके हिसाब से हम पेमेंट करने को तैयार हैं, क्योंकि आज जो वैल्यू है वो 8 लाख की तकरीबन 80 लाख के राउंड अबाउट 10 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से डॉलर ऊपर गया, महंगाई जिस तरीके से हुई, लेकिन ये है कि कोई वसूली का यहाँ पे कोई सिलसिला ही नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म अब तक बनाया जा सका है कि जिसके वसूली की जाए। होना तो ये चाहिए था कि ये जितने भी जो करप्ट अफराद हैं उनका नाम ECL में डाल दिया जाए और जिनके खिलाफ
इंक्वायरियाँ चल रही हैं उनका नाम भी ECL में डाला जाए, और जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक उनको ओहदे से जो है सस्पेंड कर देना चाहिए था, ताकि शफाफ तरीके से इंक्वायरी मुकम्मल हो सके। लेकिन वहाँ पे जो इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं ख़ास तौर पे वो प्लाट की मद में अपने रिलेटिव को अकोमोडेट करवाते हैं, 3-3 4-4 प्लाट कलेक्ट करते हैं, और वो उनका सब अच्छा नज़र आता है। और जो इंक्वायरी होती है वहाँ पे लगी होती है उसका 30 डेज़ का या 40 डेज़ का टाइम होता है, उसको सालों लटकाया जाता है ताकि उनसे पैसा बटोरा जाए। एक ऑफिसर आता है, जब वो इंक्वायरी मुकम्मल होने के करीब होती है तो उसकी पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जब दूसरा आता है वो अपनी इनकम का ज़रिया बना लेता है, लेकिन जो मुतासरीन हैं, जो साइल हैं, वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये जो रवैया है, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, ये जो करप्शन को डिफेंड किया जा रहा है, और जो करप्ट अनासर हैं उनकी सरपरस्ती की जा रही, बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं उनके पीछे खड़ी होती हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर एक हिस्सा जा रहा होता है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता अगर ये जो नासूर फैलता जा रहा है इसको आज ना रोका गया, आने वाले वक्त में ये एक बहुत बड़ी तबाही लेके आएगा, और जो महरूम तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, जो मजबूर हो जाएगा ख़ुदकुशियाँ करने पे और क्राइम की तरफ वो चला जाएगा, क्योंकि लोग खुदा न खास्ता इन जो मसाइल जिनके हल नहीं हो रहे वो कानून को अपने हाथ में ना लेने की कोशिश करें। लेकिन मेरी हुकूमत वक्त और जो हमारे ओहदों पे, बड़े बड़े ओहदों पे विराजमान है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, खुदारा ऐसे लोगों को आप कानून के कटहरे में लेके और उनकी जायदादों को नीलाम किया जाए, सेल किया जाए, और जो वहाँ पे मुतासरीन हैं, जो अफेक्टी हैं, उनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि ये हुकूमत वक्त का काम होता है। क्योंकि जो रियासत होती है वो माँ जैसी होती है, माँ अपने बच्चों का बराबर ख्याल रखती है और उनके हकूक़ का पूरी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करती है। लेकिन यहाँ पे रियासत ही जब शब खून मारने लगे तो वहाँ पे बच्चों का क्या हाल होगा। तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि ये जो जितने भी इश्तिहारी मुलज़मान हैं जो कि FIA की तहवील में है या FIA से मफरूर हो चुके हैं, उनकी जायदादों को आप क्यों नहीं नीलाम करते? उनकी जायदादों को आप नीलाम करके आप उन लोगों को जिनका हक उन्होंने मारा हुआ उनको वापस किया जाए। ये कानून कब बनेगा, कब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा? जब करप्शन हो रही होती है तो इदारे सरपरस्ती कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफिस है वो उनको तरीक़ाकार बताता है कि आपने किस तरीके से करप्शन करनी है और किस तरीके से हम बाद में आपको डिफेंड कर सकते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन इस डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, ना ही कोई इसके ऊपर कोई। अभी कौमी असम्बली के अंदर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले से, लेकिन उसके बाद कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रीवियस हमारे जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो जना गार्डन FECHS से बाकायदा हिस्सा वसूल करते रहे। उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ से प्लॉट लिए हैं और उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। जब हमारे आला ओहदों के ऊपर जो विराजमान शख्सियात हैं, जब वो इस तरह के कामों में मुलव्वस होंगी तो एक आम आदमी की कौन सुनेगा? और ये जो करप्शन करने वाले ये जो लोग हैं उनको कौन रोक सकता है, उनके ऊपर कौन लगाम कस सकता है? ये जो सरकारी ओहदों में ख़ास तौर पे जो बैठे हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर FIA में बाकायदा करप्शन के केसेस चल रहे हैं, क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता? ये गवर्नमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान है। उनकी प्रमोशंस हो रही हैं, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो आपकी नाक के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से FIA के अंदर जितने भी इस वक्त केसेस चल रहे हैं, आज तक किसी केस की रिकवरी नहीं हो सकी, किसी केस के ऊपर कोई फैसला नहीं आ सका। लेकिन इसके बरअक्स हमने जैसा कि पहले भी बताया कि कुछ लोग ऐसा है कि जो अपनी उन हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लोगों को डिलीवर भी कर रहे हैं और उनसे मेंबरान मुतमिन भी हैं, उनको आप जाके उनके ऊपर केसेस बनाते हैं, उनको काम करने से रोकते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं। ये जो ज़ोन 5 है, ख़ास तौर पे आज हम जिसकी बात करें, ये करप्शन का तकरीबन गढ़ बन चुका है। इसको रोकने की ज़रूरत है और हमारे इदारों को चाहिए, ख़ास तौर पे FIA जो कोऑपरेटिव सिस्टम है और CDA तकरीबन नकारा हो चुका है। CDA की कोई दस्तरस नहीं है, कोई वो कानून और कोई बाई लाज नहीं है। जहाँ पे जिसका दिल करता है, जिस तरीके से वो डेवलप करता है, कमर्शियल ग्रीन कम्युनिटी सेंटर ख़त्म कर दी जाती है। वहाँ पे जो इवन कंस्ट्रक्शन होती है, जो घरों की या कमर्शियल जितने भी प्लाजा जात वहाँ पे बनती है, कोई CDA के बाई लाज के मुताबिक नहीं होती। लेकिन जब चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, जो एंड यूज़र है वो बेचारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान के अंदर आते हैं, जब एंड यूज़र उनके पास ये चीज़ें जब पहुंचती हैं तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कैसा कानून है
कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदारी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो तमाम इदारे हरकत में आ जाते हैं, उन बेचारों को तंग किया जाता है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये मौजू था। इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।